Hello everyone, welcome to Sakshi classes. How are you all? So today we are going to discuss about the international business. आज हम इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में करने वाले हैं। हम इसकी क्विक रिवीजन सीरीज करने वाले हैं। इसमें मोस्टली मैं आपका जो है 1/4 पार्ट जो है आपका है 1/4 या कोशिश कर रही हूँ कि 1/2 सिलेबस जो है इंटरनेशनल बिजनेस का कवर अप करा दूँ, सो डैट आप लोगों को जो है प्रिपरेशन अच्छे से और हो सके, या कोई भी डाउट हो तो आप लोगों का क्लियर हो सके। ध्यान रखिएगा, मैं आपकी जो वीडियो बना रही हूँ आज सिर्फ आपके जो कंसेप्ट हैं जो आपको समझ आने चाहिए उस पर बेस बना रही हूँ। अगर आपको इसके एमसीक्यू सीरीज चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट करके बताइए, मैं इसकी फिर एमसीक्यू सीरीज लेकर आती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। और कोई उसके नोट्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो तो आप मुझे जो है मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं कॉमर्स क्लास बाय साक्षी पे। मेरी मेल आईडी है, इस पर आप करेंगे तो आपको मैं रिप्लाई कर दूँगी। और या फिर आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे जो मैं जितने भी नोट्स हैं, जो पीडीएफ में जो मैं यूट्यूब पे डालती हूँ या अनअकैडमी पे डालती हूँ, सब आपको जो मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। तो प्लीज़ आप लोग जो है वहाँ पे मेरे को मेरे चैनल को कर लीजिएगा ज्वाइन। ये है कुछ मेरे बारे में। प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें, आप लोग इजीली देख सकें। एंड प्लीज़ ध्यान रखिएगा, जो मेरी वीडियो है सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए है, और अगर ये मैनेजमेंट में है सब्जेक्ट इंटरनेशनल बिजनेस का तो वो लोग भी देख सकते हैं। बट स्पेशली डिज़ाइन ये किसके लिए करी गई? कॉमर्स एस्पिरेंट्स के लिए करी गई, फॉर द NTA UGC नेट एग्जामिनेशन। सो व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस? इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? इंटरनेशनल से हम क्या समझते हैं कि जो बाहर, जो हमारी मेन कंट्री हमारी इंडिया है, इंडिया से बाहर तो क्या गया इंटरनेशनल बिजनेस क्या गया? जो व्यापार करना है, यानी कि वो सारे बिजनेस, वो सारे व्यापार जो हमारी कंट्री से बाहर हो रहे हैं, द ट्रेड विच आर डूइंग which is happening across the borders of our country is known as the international business. So exchange of goods or services, resources, knowledge and skills among individuals, businesses and multiple or two countries is known as international business. जब आपका कोई भी बिजनेस जो है एक है, एक से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होता है तो उसे क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस। फॉर एग्जाम्पल, वी आर प्रोड्यूसिंग अ सोप। आप मान के चलिए कि आप एक सोप प्रोड्यूस कर रहे हैं, आपकी कंपनी जो है एक्स लिमिटेड है, वो सोप बना रही है। अब आपके सोप इतने अच्छे हैं, मतलब इसकी क्वालिटी इतनी अच्छी है, तो उसके कस्टमर्स जो है वो आगे भी और कंट्रीज़ के अंदर भी हैं, और जैसे जैसे आपकी और कंट्रीज़ में डिमांड बढ़ती जा रही है तो एक्स लिमिटेड ने क्या करा कि जो है अपने जो आपका क्या कह सकते हैं, अपनी ब्रांच किसी जगह खोल ली, उसे हम ग्लोबलाइजेशन कह देंगे। बट अगर वो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के अंदर वो ट्रेड कर रहा है कि भाई गुड्स अपने कस्टमर्स को दे रहा है अक्रॉस द नेशंस, अक्रॉस द बॉर्डर ऑफ द कंट्री, सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज एन इंटरनेशनल business. So transactions that are carried across the national border to satisfy the objective of the individuals and the organization, यानी कि वो ट्रांजेक्शन जो कि आपके नेशनल बॉर्डर से जो है आगे होती हुई जा रही हैं ताकि आपके ऑब्जेक्टिव सेटिस्फाई हो सकें, आपके ऑर्गेनाइजेशन के भी, एक इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय वर्क कर रहा है उसके भी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज नोन एज एन इंटरनेशनल बिजनेस। जितनी भी आपकी कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स हो गई आपके, जब दो या दो से ज़्यादा कंट्रीज़ के बीच में होती हैं तो वो क्या होती हैं? आपके इंटरनेशनल बिजनेस होती हैं। इसके अंदर वो क्या क्या इंक्लूड होता है? सारी प्राइवेट और गवर्नमेंट ट्रांजेक्शन, सेल्स हो गए, आपके इन्वेस्टमेंट्स हो गए, लॉजिस्टिक्स हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये सब क्या है आपकी इंटरनेशनल बिजनेस में आती है। व्हेन दिस ऑल द थिंग्स आर हैपनिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, टू और मोर कंट्रीज। सो इंटरनेशनल बिजनेस को हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल बिजनेस को हम ग्लोबल बिजनेस भी कहते हैं और इंटरनेशनल मार्केट के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेचर क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस का? आपका जो इंटरनेशनल बिजनेस है वो आपको एक्यूरेट और जो है टाइमली इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। जो साइज़ है इंटरनेशनल बिजनेस का वो बहुत ज़्यादा वास्ट होता है, इसकी वजह से आपका जो बिजनेस है वो बहुत बढ़ जाता है और उसके प्रॉफिट भी जो है आपका ज़्यादा होने लगता है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा कस्टमर्स होंगे आप अक्रॉस द बॉर्डर्स। क्या होगा, एक कंट्री के अंदर कोई चीज़ आपकी जो है 20 रुपीज़ की है, बट मे बी पॉसिबल दूसरी कंट्री में हमारी कंट्री करेंसी के रेट ज़्यादा हाई हो, तो क्या होगा, उन्हें वो फ़ायदा होगा। ठीक है, डॉलर में जाएगी या फिर किसी भी चीज़ में कह लीजिए, तो क्या होगा, उसको फ़ायदा होगा, उससे आपका प्रॉफिट भी होता है। मार्केट अच्छे से सेगमेंट हो जाती है। मार्केट सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है? जब हम क्या करते हैं, पूरी मार्केट को जो है अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। डैट मीन्स कि आपकी कंट्री, आपकी कंपनी है LG की तरह मोबाइल का अलग सेगमेंट बना दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग बना दिया, ठीक है, मोबाइल का अलग, टीवी का अलग, रेफ्रिजरेटर्स का अलग, या फिर आप कह सकते हैं इसको जो आपने क्या कर दिया, सारे इलेक्ट्रॉनिक को भी अलग से सेगमेंट कर दिया। इसका सेक्शन है, ये मोबाइल का सेगमेंट है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का सेगमेंट है, ऐसे करके, या कोई और भी आप एग्जांपल्स ले सकते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट्स हैव मोर पोटेंशियल दैन द डोमेस्टिक मार्केट्स। और जितनी भी आपकी इंटरनेशनल मार्केट्स होती हैं उनके पास जो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल होता है डोमेस्टिक मार्केट से ज़्यादा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को क्या कर सकती है, एक्सपेंड ज़्यादा कर सकती है। व्हाट दे कैन डू, दे कैन एक्सपेंड मोर दैन द डोमेस्टिक मार्केट्स।
अब फीचर्स क्या क्या है आपके इंटरनेशनल बिजनेस के? सबसे पहले लार्ज स्केल ऑपरेशन। लार्ज स्केल ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि भाई ये आपका बहुत ही बड़े स्केल पे, यानी कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में जिसमें प्रोडक्शन होती है, प्रोड्यूस होती है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, वो किस पर होती है? आपके लार्ज स्केल पर होती है। इफ फर्स्ट सेल्स इट्स गुड्स इन द लोकल मार्केट। अब आपका इंटरनेशनल बिजनेस में क्या होता है, जो आपकी कंपनी है, जो कंपनी पहले जो है आपकी जो होम कंट्री है, होम कंट्री के अंदर जो है अपने प्रोडक्ट्स को पहले सेल करती है। जब अपने होम कंट्री के प्रोडक्ट्स, मतलब होम कंट्री के अंदर उसने अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर दिया, तब वो क्या करती है? वो इंटरनेशनल मार्केट पे कैप्चर करना चाहती है। इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज, ऑब्वियसली बात है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स का मतलब क्या हो गया आपका? इट मीन्स एट अ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि आपके इंटरनेशनल बिजनेस से क्या होता है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ता है, यानी कि एक इकोनॉमी जो है दूसरी इकोनॉमी से इंटीग्रेट हो जाती है, मिल जाती है। क्यों? क्योंकि एक कंट्री का फाइनेंस, एक कंट्री का पैसा दूसरी कंट्री में चला जाता है, उसकी लेबर भी चली जाती है। तो ये सब क्या है आपका? इंटीग्रेशन ऑफ द इकोनॉमीज। आगे बढ़ते हैं। डोमिनेटेड बाय डेवलप्ड कंट्रीज एंड एमएनसीज, ये डोमिनेट कर दी जाती है किससे? कौन डोमिनेट करता है इनको? जो डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं या एमएनसीज होती हैं, यानी कि बेसिकली जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपके बिटवीन द टू कंट्रीज और टू और मोर कंट्रीज होती हैं, वो क्या होती हैं? ये कौन करता है? आपकी डेवलप्ड कंट्रीज या डेवलपिंग कंट्रीज करती हैं। क्यों करती हैं? क्योंकि उनके पास अभी इतना पैसा होता है, दे कैन फुलफिल द डिमांड्स ऑफ अ कस्टमर्स ऑफ देयर ओन लोकल मार्केट, डोमेस्टिक कंट्री, सो दैट दे वांट टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड डोमिनेट द अदर कंट्रीज। तो डेवलप जो कंट्रीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं, जब देखेंगे जो बाहर की बहुत सारी कंपनीज होती हैं, वो हमारे इंडिया के अंदर आती हैं, अपना पूरा सेटअप करती हैं, अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे जो सेल आउट करती है। व्हाट दे आर डूइंग द इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है। बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज, अब इससे आपको जो बेनिफिट भी बहुत मिलता है पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज को। कैसे मिलता है कि भाई जो अगर आपकी कंट्री अच्छी है, डेवलप्ड कंट्री है, डेवलपिंग कंट्री है, वो जो अपना पैसा किसी और कंट्री में लगा रही है, सपोज करिए आप सेटअप पूरा खोल रहे हैं, दूसरी कंट्री में लगा रहे हैं, तो उससे क्या होगा? जो रिसोर्स है उस कंट्री के तो ले रहे हो, बट उसके बदले क्या कर रहे हो? उस कंट्री को आप क्या दे रहे हो? मनी दे रहे हो। यानी कि इससे क्या होगा कि मनी की सप्लाई दूसरी कंट्री में भी अच्छे से होगी, और इसलिए सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसे पहुंचेगा? पार्टिसिपेटिंग कंट्री को। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जॉब्स भी ज़्यादा मिलेंगी, ठीक है, वहाँ पे पैसा भी बहुत आएगा, और वहाँ पे लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी कि भाई वो आगे बढ़ सके। तो इस सब आपका किस में आ जाएगा? बेनिफिट्स टू पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज में आपका आ जाता है। की कंपटीशन, ऑब्वियसली बात है कंपटीशन बढ़ता है, बट इसका ना एक नुकसान भी है। आपका कंपटीशन तो बढ़ेगा, लेकिन जो आपके इसमें सबसे ज़्यादा कौन अफेक्ट होता है? डोमेस्टिक जो आपके होते हैं, जो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं, जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं, छोटी छोटी होती हैं, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किन में पड़ता है? इन पर पड़ता है। क्यों? जब बाहर से डेवलप्ड कंट्रीज से जो आपके न्यू प्रोडक्शन के लिए सामान आएगा या न्यू प्रोडक्ट्स आएंगे, तो कौन चाहेगा कि भाई आपका आउटडेटेड प्रोडक्ट खरीदे? तो सबसे ज़्यादा लॉस आपका क्या होता है? डोमेस्टिक कंपनीज को होता है, जो कि खुद की कंट्री के अंदर होती हैं, दूसरी कंट्रीज़ के अंदर होती हैं, और इससे क्या होता है? कॉम्पिटिशन पिंक तो एलिमिनेट हो जाती है जो छोटी छोटी आपकी जो होती हैं कंपनीज। स्पेशल रोल ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑब्वियसली बात है, आप किसी कंट्री में जाओगे या फिर क्या अपने प्रोडक्ट को सेल करोगे दूसरी कंट्री में, तो यानी कि आपकी कंट्री की टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है? दूसरी कंट्री के अंदर जा रही है। रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बहुत सारी, इंटरनेशनल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्यों होती है? कि आपके इसमें बेसिकली ट्रेड बैरियर्स लग जाते हैं, आपके उसमें फॉरेन एक्सचेंज रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। क्यों लग जाती हैं? ताकि क्या है कि इतनी आसानी से ट्रेड ना हो सके बिटवीन द कंट्रीज, और ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपके किसके लिए? इंटरनेशनल बिजनेस के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या होता है इंटरनेशनल बिजनेस के? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट एडवांटेज, ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिट प्रोवाइड करती है। दैन ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये आपको जॉब प्रोवाइड करेगी, ये आपके पास न्यू टेक्नोलॉजी लेकर आ जाएगी, जिससे क्या होगा? ऑब्वियसली बात है आपकी कंट्री के अंदर जो है पैसा भी आएगा, टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, आपके पास जो है प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। हेल्थ इन रिमूविंग द डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितने भी डोमेस्टिक मार्केट कंस्ट्रेंट होते हैं, जो डोमेस्टिक मार्केट होते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो रिटेलर्स होते हैं आपके या प्रोड्यूसर्स होते हैं, उनको ये बिल्कुल ख़त्म कर देती है। तो ये हार्मफुल चीज़ है। इंटरनेशनल बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ है, बट अगर हम एक डोमेस्टिक कंट्री के अंदर देखें तो ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल है उन रिटेलर्स के लिए या लोकल प्रोड्यूसर्स के लिए दैट आर प्रोड्यूसिंग द प्रोडक्ट्स फॉर द कस्टमर्स, तो उनके तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है तरीके से बिजनेस। फॉरेन एक्सचेंज, यानी कि दूसरी कंट्री की करेंसी को पाने के लिए भी आपका इंटरनेशनल बिजनेस क्या है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टू मेक द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ताकि जो रिसोर्स अवेलेबल है उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सकें, आपका इंटरनेशनल बिजनेस भी का ये भी एक मेन होता है। और जितनी आपकी बिजनेस रिस्क है, बिजनेस रिस्क को जो ऑल ओवर फैला सके, स्प्रेड कर सकें, ताकि प्रॉफिट उनका ज़्यादा हो,
मेन ऑब्जेक्टिव ही आपको इंटरनेशनल बिजनेस का क्या है कि उनको प्रॉफिट ही मैक्सिमम मिले। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होती है? ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, यानी कि आपकी एक कंट्री के अंदर, एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर आपकी जो है शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है। फॉर एग्जांपल शूज़ की मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत बड़ा ब्रांड है आपका, ठीक है, बहुत सेल होती है। अब क्या सोचा उसने कि ठीक है, मैं अपनी डोमेस्टिक कंट्री से तो फ़ायदा उठा ही रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक कंट्री बी है, इस कंट्री बी के अंदर जो है अपना बिजनेस सेटअप कर देता हूँ। यहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करता हूँ, क्या करूँगा, वहाँ पे भी अपने शूज़ को प्रोड्यूस करूँगा और वहाँ पे सेल कर दूँगा। अब वहाँ पे, और मैं उसी कंट्री में क्यों शूज़ प्रोड्यूस करूँगा, क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो मेरे को जो रॉ मटेरियल है, जो यहाँ पे मेरे को रॉ मटेरियल है वो सस्ता मिलेगा। अब रॉ मटेरियल में क्या आ गया, रॉ मटेरियल्स में आपकी लेबर्स भी आ गई, आपकी टेक्नोलॉजीज भी आ जाती हैं, जो आपका जो कच्चा रॉ मटेरियल होता है जिससे वो आपके शूज़ बन रहे हैं, मे बी पॉसिबल कि लेदर वहाँ पे किसी कंट्री में सस्ता हो तो वहाँ पे जाकर प्रोडक्शन खोल ली, तो ये क्या है, वो ग्लोबलाइज कर रही है, यानी कि अपने आप को एक्सपेंड कर रही है। जब एक जो बिजनेस है, एक आपका जो बिजनेस है वो अपने आप को एक्सपेंड करता है फॉर द मोटिव ऑफ, फॉर वन मोटिव दैट इज योर प्रॉफिट। प्रॉफिट के मोटिव से अपनी जो कंपनी है वो दूसरी कंट्री के अंदर भी जो है स्टार्ट कर देता है फॉर द मेन पर्पस ऑफ अ प्रॉफिट, दैट इज नोन एज ग्लोबलाइजेशन। इंडिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस कब से स्टार्ट हुआ? जब से आपकी पॉलिसी रिफॉर्म्स आई 1991 की। तो ग्लोबलाइजेशन हम किसे कहते हैं? रेफर्स टू द ग्रोइंग इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस अमंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन विद रिगार्ड टू टेक्नोलॉजी, कैपिटल, इंफॉर्मेशन, गुड्स एंड सर्विसेज। तो आपकी डेफिनेशन जो आपके ऑथर ने दी हुई है, एक हम देख लेते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स द फ्री मूवमेंट ऑफ द कैपिटल, गुड्स, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, पीपल, एनी ग्लोबलाइजेशन दैट omits the last one स्पेशल इज नॉट सस्टेनेबल। यानी ग्लोबलाइजेशन फ्री मूवमेंट है गुड्स एंड सर्विसेज का, जो कि आपके बिटवीन द कंट्रीज आराम से हो सकती है। ठीक है, अब 4 पैरामीटर होते हैं ग्लोबलाइजेशन के। कौन कौन से वो पैरामीटर है? द फर्स्ट पैरामीटर इज फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि आपके जो गुड्स एंड सर्विसेज है उनका फ्लो क्या हो रहा है, उनका फ्लो आराम से आपका चलता जा रहा है। फ्लो ऑफ अ कैपिटल, यानी कि एक कंट्री की कैपिटल जो है, करेंसी जो दूसरी कंट्री की कैपिटल में जो है लग रही है, यानी कि ए अपने पैसे इन्वेस्ट करना चाहता है तो इंडियन रुपी जाकर वहाँ पे, अगर यूएस में अगर तो डॉलर में इन्वेस्ट करेगा। टेक्नोलॉजी का फ्री फ्लो हो सकता है कि भाई आपकी एक कंट्री में जो आपकी जो कंपनी है एक्स लिमिटेड, उसके पास जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो, ठीक है, वो दूसरी जगह यहाँ पे सेटअप कर रही है, किस लिए कर रही है? क्योंकि वहाँ पे चीप लेबर मिल रही है। वाई जो प्लेस है वहाँ पे सेटअप कर रही है अपना बिजनेस, वहाँ पे इसको चीप लेबर मिल रही है, इसलिए अब उसको चीप लेबर तो मिल रही है लेकिन वहाँ पे उससे अच्छी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं मिल रही, तो क्या कर रही है? अपने साथ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लेकर आ रही है, वाई के साथ वाई पे लेकर आ रही है, वाई प्लेस के अंदर। इससे क्या हो रहा है? टेक्नोलॉजी का भी फ्री फ्लो हो रहा है, यानी कि खुद तो ग्रोथ कर ही रही है ये अपनी कंट्री के अंदर, दूसरी कंट्री को भी ग्रोथ दे रही है। फ्री मूवमेंट ऑफ लेबर, हो सकता है कि लेबर की मूवमेंट भी हो जाए, ऑब्वियसली बात है, कोई अच्छा है, कोई अच्छी पोस्ट पे है, उसको कह दिए कि आप यहाँ से नहीं, यहाँ पे कोई और हायर कर रहे हैं, आप यहाँ पे उसको क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया, या फिर आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र कर दिया। तो ये क्या है? आपके 4 पैरामीटर्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। फीचर्स क्या है ग्लोबलाइजेशन के? लार्ज स्केल प्रोडक्शन, ऑब्वियसली बात है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन होगा। इंटरलिंकिंग ऑफ द इकोनॉमीज, इन दो कंट्रीज़ की इकोनॉमीज़ का क्या होगा? इंटरलिंक होगा। कंपटीशन बढ़ेगा, इंटरडिपेंडेंस बनेगा कंट्रीज़ के बीच में, ठीक है, व्यापार का साधन बनेगा, और जो ट्रांसफर होगा कैपिटल टेक्नोलॉजी का, वो भी आपको बता चुकी हूँ। एडवांटेज क्या है ग्लोबलाइजेशन के? कि भाई अडॉप्ट करती है न्यू प्रोडक्शन और ट्रेड पैटर्न्स, ये फॉरेन कैपिटल को इंक्रीज करती है। क्वालिटी की इंप्रूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं भाई? आपको ऑब्वियसली बात है, लेबर चीप रेट पे मिल गई, ठीक है, वहाँ पे जो है आपको जो रॉ मटेरियल है बेस्ट क्वालिटी का मिल गया है, तो बेस्ट क्वालिटी का मटेरियल जब आप लगाओगे एंड तो क्वालिटी तो इंप्रूव ऑब्वियसली बातें होगी। एम्प्लॉयमेंट आप जनरेट कर रहे हो दूसरी कंट्री में जाकर, पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हो। कहाँ पे पॉवर्टी को रिड्यूस कर रहे हो आप? ये ध्यान रखिएगा, जहाँ पे वो कंपनी सेटअप दूसरी जगह सेटअप हो रही है वहाँ कर रहे हो, और जहाँ से आपकी जो होम कंट्री वहाँ पे तो पॉवर्टी को बढ़ा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे तो आपने क्या करा, वहाँ पे तो आपने मौके छोड़ दिए औरों को देने के लिए जॉब्स। डिसएडवांटेजेस क्या है? डिवर्सिफिकेशन ऑफ लोकल प्रोड्यूसर, जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी जो लोकल प्रोड्यूसर है वो तो बेचारे बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएंगे। माउंटिंग स्ट्राइकर्स, माउंटिंग स्ट्राइकर्स का मतलब क्या होता है? यानी कि तरीके से बहुत आपके प्रोडक्शन तो ठीक है, अच्छी जगह हो रही है, बट इससे क्या होगा? नुकसान तो हो ही रहा है ना, ऑब्वियसली बात है। स्मॉल बिजनेस, छोटे छोटे बिजनेस तो एडवर्सली इफेक्ट होते हैं, और इनकम भी क्या हो जाती है आपको? बिल्कुल लो हो जाती है इनकम लेवल भी। अब ड्राइवर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन,
ग्लोबलाइजेशन के ड्राइवर्स कौन कौन से होता है? सबसे पहला टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स। टेक्नोलॉजिकल ड्राइवर्स का मतलब क्या होता है? न्यू न्यू टेक्नोलॉजी जो आपकी कंट्री के अंदर जो है इंडस्ट्री जो है लेकर आ रही है, और जैसे जैसे आपका रैपिड ग्रोथ होता जा रहा है इंटरनेट का, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज ड्राइवर्स जो ग्लोबल बिजनेस के अंदर आते ही जा रहे हैं, और धीरे धीरे ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज भी चल रही हैं। ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? आपकी ऑनलाइन, जहाँ पे ऑनलाइन इंडस्ट्रीज होगी, जहाँ पे ऑनलाइन सेलिंग होती है, जहाँ पे शेयर परचेज करता है। फॉर एग्जाम्पल योर अमेजन, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है आपका? अमेजन का बेस्ट एग्जाम्पल आपका है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आपकी पॉलिटिकल ड्राइवर्स की। पॉलिटिकल ड्राइवर्स क्या होते हैं? पॉलिटिकल ड्राइवर्स का मतलब जो आपके लोकल जो ड्राइवर्स हो गए। अब लोकल ड्राइवर्स कौन से ड्राइवर्स हो गए? लिबरलाइज ट्रेडिंग रूल्स, डीरेगुलेटेड मार्केट्स लेड टू द लोअर टैरिफ, यानी कि पॉलिटिकल ड्राइवर्स हो गए भाई जिससे आपका टैरिफ जो है प्लान आपका ज़्यादा चलता है, टैरिफ लग गया। ठीक है, एफडीआई लागू हो गई मोस्ट ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। एफडीआई क्या होता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो भी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, आप लोग देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर पूछ कीजिएगा। ठीक है, अब जो इंस्टीट्यूशन हो गया आपका गेट, जैसे कि गेट हो गया आपका जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड 1947 का, या WTO हो गया, ये क्या है? आपके पॉलिटिकल ड्राइवर्स है जिसकी वजह से आपकी क्या होती है, जो बिजनेस है, जो भी ग्लोबलाइजेशन है वो एक्सटेंड होती है। अच्छा, एक चीज़ है लगेगा, आपका गेट हो गया आपका, ठीक है, आपका WTO हो गया, या आपकी FDI हो गई, आपका FTI हो गया, इनके ना ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट जरूर ध्यान रख लीजिएगा। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, इससे भी वो क्वेश्चन आ जाता है। अब मार्केट ड्राइवर्स की बात करते हैं। जो डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं वो ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाती है। कैसे होती है? क्यों? क्योंकि इससे आपकी ग्रोथ ज़्यादा होती है। ग्रोथ मतलब एक तरीके से जो डोमेस्टिक मार्केट्स होती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सैचुरेटेड होने लग जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं ना वो अब लिमिटेड होने लग जाती हैं। अब कैसे लिमिटेड होने लग जाती है? भाई ऑब्वियस ही बात है, आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री में बिजनेस जा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ की कंट्री में तो क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटी लिमिटेड हो गई ना, ज़्यादा नहीं हुई ना। एंड ग्लोबल एक्सपेंडिंग इज द वे द मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन चूज टू ओवरकम दिस सिचुएशन। और क्या है, बेसिकली ग्लोबली वो ज़्यादा एक्सपेंड होती जा रही है। तो जो कॉमन कस्टमर की जो नीड होती है, जो अपॉर्चुनिटी होती है, वो क्या होती है कि वो ही आपका ग्लोबल मार्केटिंग चैनल जो है यूज़ करते हैं और ट्रांसफर मार्केटिंग करते हैं कुछ एक्सटेंट तक, जिसकी वजह से जो इंसेंटिव जो है इंटरनलाइजेशन के अंदर भी आ जाते हैं। कॉस्ट ड्राइवर्स, सोर्सिंग एफिशिएंसी एंड द कॉस्ट आर वेरी फ्रॉम कंट्री टू कंट्री। जो सोर्सिंग एफिशिएंसी होती है, जो कॉस्ट होती है, वो आपकी कंट्री से दूसरी कंट्री पे वेरी करते हैं, और जो ग्लोबल फर्म्स होती हैं वो एडवांटेज देती हैं इस फैक्ट का। जो अदर ड्राइवर्स हो गए, जैसे कि आपको ग्लोबलाइजेशन हो गया, ठीक है, जो अदर कॉस्ट ड्राइवर्स होगा ग्लोबलाइजेशन के, जैसे कि आपकी अपॉर्चुनिटी की ग्लोबल स्केल पे अपनी कमी को हम बड़ा कर सकें, हाई प्रोडक्ट डेवलपमेंट कॉस्ट आ सके, ये सब चीज़ें आपकी कॉस्ट ड्राइवर्स में आ गई। दैन कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स, कॉम्पिटिटिव ड्राइवर्स का मतलब क्या है? विद द ग्लोबल मार्केट ग्लोबल इंटरफॉर्म कॉम्पिटिशन इंक्रीज, जैसे जैसे मार्केट ग्लोबल होता जा रहा है वैसे वैसे आपका जो ग्लोबल इंटरफॉर्म कॉम्पिटिशन क्या है, बढ़ता जा रहा है। कैसे बढ़ता जा रहा है? क्यों? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको फोर्स करना पड़ रहा है कि भाई वो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर प्ले करें, यानी कि कंपटीशन इंक्रीज करें। और जो स्ट्रॉन्ग इंटरडिपेंडेंस होती हैं कंट्रीज़ के बीच में, एंड द टू वे ट्रेड्स एंड FDI एक्शंस आल्सो सपोर्ट दिस ड्राइव। अब हर्डल्स क्या आ रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के? टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स, टेक्नोलॉजी बैरियर सबसे ज़्यादा आ रहा है ग्लोबलाइजेशन का। जो स्टैंडर्ड रेटेड ट्रेड मेजर्स होते हैं, जिसको हम WTO भी कहते हैं, जो WTO के अंदर भी आता है, जो स्टैंडर्ड रेटेड ट्रेड मेजर्स जो आपका WTO में भी आता है, वो क्या कहलाता है? आपका एज अ टेक्निकल बैरियर कहलाता है, जो कि बहुत ही क्रिटिकल रोल प्ले करता है आपके ग्लोबल ट्रेड के अंदर। जो गवर्नमेंट्स हो गई, ठीक है, मार्केट पार्टिसिपेंट्स हो गए, और जो बाकी की एंटिटीज़ हो गई, वो स्टैंडर्ड रिलेटेड मेजर्स को जो है यूज़ करती है ताकि अफेक्टिव और एफिशिएंट मीन्स ऑफ अचीव, ताकि एफिशिएंटली और इफेक्टिवली जो आपके जो कमर्शियल फॉर्म्स हैं प्रोडक्ट स्टैंडर्ड्स के, टेक्निकल रेगुलेशंस के, टेस्टिंग के, सर्टिफिकेशंस के, इन सबको जो है ले सकें। Significant trade barriers in the form of product standards, technical regulations and the testing certifications are involved in determining whether or not products conform to the standards and the technical regulations. ये तो होगा आपका टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स। ऑब्वियस ही बात है, एक कंट्री में हाई टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, एक कंट्री में लो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। हो सकता है कंपनी में आपको चीप लेबर तो मिल रहा हो एक कंट्री के अंदर, बट आपको जो है टेक्नोलॉजी अच्छी ना मिल रही हो, तो आप क्या करोगे? तो बिल्कुल बेकार है ना। तो हर चीज़ को बैलेंस करके देखना पड़ता है। दैन कल्चरल बैलेंस, कल्चर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क करने के लिए। अगर कल्चर
एक एक तो ज़रूरी चीज़ है कि आपका कल्चर अडेप्टेबल हो। अगर कल्चर अडेप्टेबल नहीं होगा, अगर आपकी फर्म कल्चर को अडेप्ट नहीं करेगी, तो वो बिजनेस फर्म आपकी कभी रन करेगी ही नहीं। और एक कंट्री के एक बिजनेस के लिए कल्चर, दूसरी कंट्री का कल्चर अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट अगर वो उस कल्चर को अडॉप्ट कर लेती है, उसी के अकॉर्डिंगली अपना प्रोडक्शन करती है एंड कस्टमर्स के नीड्स को सेटिस्फाई करती है, तब तो वो बिजनेस सक्सेसफुल हो सकता है, अदरवाइज नहीं। एथिकल बैरियर्स का मतलब क्या आ गए, सबके सारे लॉज आ गए, रेगुलेशंस आ गए, रूल्स रेगुलेशंस आ गए कंट्री के। ये भी बहुत ज़रूरी होता है, हर कंट्री के डिफरेंट होते हैं, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एथिकल बैरियर्स को ओवरकम करा जाए। अगर हम एथिकल बैरियर्स को ओवरकम करेंगे, तभी आपकी जो है कंट्री के जो है ग्रोथ हो सकेगी आपके बिजनेस की भी। एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप्स जो होते हैं आपके कंटिन्यू टू प्रोटेस्ट व्हाट दे व्यू एज अनएथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस। जो एंटी ग्लोबल ग्रुप्स हैं वो बार बार प्रोटेस्ट करते रहते हैं, कंटिन्यूशन प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि क्या अनएथिकल ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो चल रही हैं आपके मल्टीनेशनल बिजनेसेस के अंदर, ठीक है, जो आपकी बेसिकली WTO और IMF भी देख रही हैं। इकोनॉमिकल बैरियर्स एंड आपके ट्रेड बैरियर्स आ गए, जो कि गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस होती हैं इंटरनेशनल ट्रेड पे, ये भी बहुत अफेक्ट करती हैं, ठीक है। और ट्रेड बैरियर्स जो है वो आप एक ना चॉइस क्रिएट कर देते हैं। इसका कॉज होता है कि भाई एक कंट्री के पास चॉइस है कि भाई ठीक है, आप लिमिटेड प्रोडक्ट को चूज़ कर सकते हो, और वो प्रोडक्ट भी आप कस्टमर अगर उसे चाहता है तो उसे जो है बिल्कुल हाई प्राइस पे मिलते हैं। दे हैव टू पे द हायर प्राइस फॉर दैट स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट दैट दे वांट टू बाय फ्रॉम द अदर कंट्रीज। तो ये भी नुकसान है, ज़्यादा पैसे पे करने पड़ते हैं। तो ये सब क्या हो गए, आपके सारे बैरियर्स हो गए आपके ग्लोबलाइजेशन के लिए। सो थैंक यू ऑल, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं कल ही लेकर आऊँगी और आगे फर्दर एक्सप्लेन करूँगी इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में। और ध्यान रखिएगा, कल मेरी जो है 2 वीडियोज़ आएंगी। एक आपकी आएंगी जो आपको मैं बिजनेस फाइनेंस की सीरीज़ करा रही हूँ, उसके अंदर मैं कल आपको कराऊंगी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एंड डिविडेंड थ्योरीज। तो ध्यान रखिएगा, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो देखिएगा, एंड साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल बिजनेस का आगे मैं कराऊंगी। सो थैंक यू ऑल। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। थैंक यू।